कृषि का वाणिज्यीकरण। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक भारतीय कृषि जीवन यापन का एक साधन थी, न कि व्यापारिक प्रयत्न। किंतु 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय कृषि में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिला। वह था कृषि का वाणिज्यीकरण। अब कृषि पर वाणिज्यिक प्रभाव दिखने लगा। विशेष फसलों का उत्पादन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए होने लगा, न कि ग्रामीण उपयोग के लिए। इस प्रकार कृषि उत्पादन की प्रक्रिया की शुरुआत करना, जिसमें कृषि उत्पादों का उपयोग व्यापारिक मुनाफे के लिए किया जा सके, यही कृषि का वाणिज्यीकरण कहलाता है। दूसरे शब्दों में, परंपरागत फसलों के स्थान पर नकदी फसलों का उत्पादन कृषि का वाणिज्यीकरण कहलाता है। इस प्रकार मूंगफली, गन्ना, पटसन, कपास, तिलहन, तंबाकू, मसालों, फलों तथा सब्जियों जैसी वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन बढ़ गया, क्योंकि ये फसलें अब अन्न के स्थान पर अधिक लाभदायक सिद्ध होने लगी थी। संभवतः बागान उद्योगों यथा चाय, कॉफ़ी, रबर एवं नील इत्यादि में कृषि का वाणिज्यीकरण अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। इन बागान उद्योगों का स्वामित्व यूरोपियों के हाथों में था तथा इनके उत्पाद मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने के उद्देश्य से ही तैयार किए जाते थे। कृषि के वाणिज्यीकरण को प्रेरित करने वाले कारक। एडम स्मिथ के अनुसार व्यवसायीकरण उत्पादन को प्रोत्साहन देता है तथा इसके परिणाम स्वरूप समाज में समृद्धि आती है। किंतु औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत लाए गए वाणिज्यीकरण ने जहां ब्रिटेन को समृद्ध बनाया, वहीं भारत को निर्धन। वैसे तो कृषि का वाणिज्यीकरण एक बेहतर प्रक्रिया मानी जाती है, किंतु औपनिवेशिक भारत में यह बेहतर सिद्ध न हो सकी, क्योंकि यह कृत्रिम और थोपी गई प्रक्रिया थी। इस थोपी हुई प्रक्रिया के निम्नलिखित कारक थे। पहला, कि भू राजस्व की रकम को पूरा करना, क्योंकि किसानों को अधिक मात्रा में राजस्व देना होता था, इसलिए भारतीय किसान नकदी फसलों को अपनाने पर विवश हुए। मद्रास के गवर्नर से एक किसान ने कहा, हम कपास इसलिए उगाते हैं ताकि इसको खा न सके और भू राजस्व की रकम को पूरा कर सके। 1813 ईस्वी के चार्टर के तहत व्यापारिक खाता और राजस्व खाता अलग अलग कर दिया गया था। परिणाम स्वरूप कंपनी के शेयर धारकों को मुनाफे की समस्या उत्पन्न हुई और इस कारण कंपनी ने इस लाभांश को पूरा करने के लिए अफीम, नील और कपास जैसी व्यावसायिक खेती को प्रोत्साहन दिया। ब्रिटेन की कच्चे माल और खाद्यान्न की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण करना आवश्यक हो गया था। ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति का सुगम मार्ग प्रशस्त करने के लिए एक सशक्त कृषि आधार का होना जरूरी था। इसलिए भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था का व्यापक दोहन किया गया। ब्रिटेन में नगरीय जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बड़ी मात्रा में अनाजों की आवश्यकता थी, क्योंकि ब्रिटेन अनाजों के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था। फिर देखें तो 1870 ईस्वी के दशक में पौंड की तुलना में रुपए के मूल्य में गिरावट होना। इसके बाद देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापारिक संतुलन चीन के पक्ष में था। कंपनी को इस व्यापारिक संतुलन को अपने पक्ष में करने की आवश्यकता थी। इसका उपाय कंपनी ने भारत में ही चाय की खेती पर बल देकर चीन से होने वाले चाय के आयात को कम कर दिया। इसी प्रकार भारत में अफीम की खेती को बढ़ावा दिया ताकि चीन को इसका निर्यात कर संतुलन अपने पक्ष में रखा जा सके। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार द्वारा इन कृषि उत्पादों को बढ़ाने के लिए अग्रिम राशि दी जाती थी। सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाई गई। अकालों की बारंबारता को कम करने के लिए बड़े स्तर पर नहरों का निर्माण किया। आर्थर कॉटन ने दक्कन में नहर सिंचाई का विस्तार किया। एक समग्र सिंचाई योजना बनाने के लिए लॉर्ड कर्जन ने 1901 में एक आयोग का गठन किया। प्रांतीय स्तर पर लोक निर्माण विभाग की भी स्थापना की गई। कृषि उत्पाद पर निर्यात शुल्क को बहुत कम रखा गया। इतना ही नहीं, क्षेत्र विशेष की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर फसलों का उत्पादन किया गया। जैसे महाराष्ट्र में काली मिट्टी की उपलब्धता के कारण कपास की खेती पर बल, बंगाल में जूट उत्पादन पर, कर्नाटक में कॉफ़ी पर बल,
दिया गया तथा अफीम के व्यापार के लिए पोस्ता की खेती को बनारस तथा बिहार, बंगाल तथा मालवा में बढ़ाया गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि कृषि के वाणिज्यीकरण का प्रभाव क्या पड़ा। सकारात्मक प्रभाव देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ गई, इसलिए उच्च स्तरीय सामाजिक एवं आर्थिक संरचनाओं के विकास को बढ़ावा मिला। पहला तो ये था। दूसरा देखें तो कृषि के व्यवसायीकरण ने इससे बड़े किसानों को लाभ हुआ। तीसरा, कृषि के वाणिज्यीकरण, ये कृषि के व्यवसायीकरण से भारत के विभिन्न क्षेत्रों का आपसी जुड़ाव हुआ, ग्रामीण शहरी संपर्क बढ़ा, अर्थव्यवस्था एकीकृत हुई। इसने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास का आधार तैयार किया। इसके अलावा देखें तो मुद्रा अर्थव्यवस्था का प्रसार हुआ। इसके अलावा विशेष फसल उत्पादन से विशेषीकृत क्षेत्रों का विकास हुआ। कृषि का वाणिज्यीकरण ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों से परिचालित था, फलतः इसका लाभ मुख्यतः इंग्लैंड व अंग्रेजों को मिला। भारतीयों का इसमें अत्यधिक शोषण हुआ और भारतीय कृषि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। अब नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो धन की निकासी तीव्रता से हुई, औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला, ग्रामीण ऋणग्रस्तता, भूखमरी, बेरोजगारी आदि में वृद्धि हुई, मानव जनित अकालों, बंगाल का अकाल, उड़ीसा का अकाल आदि की संख्या में वृद्धि हुई। व्यावसायिक कृषि ने धनी और निर्धन कृषकों के बीच आर्थिक विभाजन को बल प्रदान किया। इसके अलावा देखें तो किसानों की साहूकारों पर निर्भरता बढ़ती गई, क्योंकि नकदी फसलों की खेती में अत्यधिक लागत आती थी और उन्हें साहूकारों से अग्रिम राशि लेनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों का शोषण बढ़ गया। कृषि के वाणिज्यीकरण का स्वरूप औपनिवेशिक था, इसलिए भारत का ढांचा इंग्लैंड के उद्योग की दया पर निर्भर हो गया। चूँकि कृषि का व्यवसायीकरण एक थोपी गई प्रक्रिया थी, इसलिए इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। इससे किसानों में समृद्धि तो नहीं आई, किंतु आर्थिक विभेदीकरण का जन्म अवश्य हुआ। डेनियल थार्नर ने वास्तव में 1890 से 1947 ईस्वी तक के काल को कृषि स्थिरता का काल बताया, डेनियल थार्नर ने। तो दोस्तों, हम लोगों ने कृषि के वाणिज्यीकरण या व्यवसायीकरण को विस्तारपूर्वक पढ़ा।